शशांक का रुख कर लेते हैं, पटना से वो हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, अब बिहार की किन किन सीटों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, वहां पर क्या जानकारी, किसका इस बार रिपीट होना तय है और किसका इस बार पत्ता कटना तय है, क्या जानकारी वहां पर से आपको मिल रही है शशांक? देखिए, आज बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। करीब 170 नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन बिहार से आज कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा बिहार संबंधित, जो सोर्सेज से मुझे जानकारी मिल रही है। लेकिन किसको टिकट मिलेगा, इस बार किसका टिकट कटेगा, इसके बारे में आपको बता दूं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, हो सकता है इस बार उनको टिकट ना मिले। पाटलिपुत्र से जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, रामकृपाल का भी टिकट कट सकता है। लेकिन हाँ, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट से भी तमाम बड़े नाम आप गिना रहे हैं, लेकिन नीरज का रुख कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है, जहां पर नीरज मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर में। नीरज, देखिए, तमाम हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो होगा ही, और साथ ही जो हारी हुई सीटें, जिसको जीतने का फॉर्मूला भी पहली लिस्ट में दिखाई देगा, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे। देखिए, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही रहता है कि जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, एक ऐसी पार्टी है जो हर निर्णय के पीछे एक प्रोसेस से गुजरती है और उसके बाद फिल्टर होकर उस पर निर्णय करती है। जैसे स्टेट में जिले की समिति से प्रस्ताव लिया जाता है, वो स्टेट समिति में आता है, स्टेट की समिति से प्रस्ताव होकर वो केंद्रीय कोर कमेटी के बीच में आता है और फिर उसके बाद इलेक्शन कमेटी में जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं जिनमें सर्वे रिपोर्ट्स होती है। स्टेट की सर्वे टीम अलग करती है, सेंट्रल की सर्वे टीम अलग करती है, केंद्र सरकार की तरफ से भी एक सर्वे कराया जाता है। तो कई लेवल पर फिल्टर करने के बाद उनका प्रयास होता है कि ऐसे आदमी को उतारा जाए जिससे कि लोकसभा की सीटें जीती जा सकें। देखिए, आप अगर गौर करें, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 282-283 सीटें जीती थी। उसके बाद 20 सीटें सरप्लस करते हुए 303 2019 में जीती। और अब जब 2024 में 5 साल बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आई है तो भाजपा ने 370 का नारा दिया है। यानी कि भाजपा का कहना है कि 370 के ऊपर हम सीटें जीतेंगे और एनडीए कुनबे में हमारी 400 से ऊपर सीटें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने ही मानक को, अपने ही बेंचमार्क को और ऊपर ले जाने का प्रयास करती है और उसके पीछे कोई ये कारण नहीं है कि बहुत, बल्कि एक संगठनिक एक सोच है, उनकी संगठन की एक ताकत है और वो जिस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, कोशिश उनकी यही होती है कि विकास की राजनीति की जाए, विकास की राजनीति के साथ साथ लोगों को जोड़ा जाए और हर समय निरंतर प्रयास उनका रहता है कि लोगों को कनेक्ट करें, चाहे वो विकसित भारत के नाम से हो, चाहे आम जन से संपर्क के मामले में हो। हर तरह से उनका प्रयास रहता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय ग्राउंड पर रहे, लोगों से मिलता जुलता रहे और मुझे लगता है कि उसी चयन प्रक्रिया के दम पर भाजपा इस बात का दम भर रही है कि उसकी 370 से ऊपर सीटें आएंगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन आज की जो लिस्ट आने वाली है, मुझे लगता है वो लिस्ट बहुत फिल्टर के बाद, नीरज आप ये कह रहे हैं कि बहुत फिल्टर पहले किया जाता है, उसके बाद फिर नाम तय किए जाते हैं और मसला ये होता है कि जिताऊ कैंडिडेट हो जिसको भी मैदान में उतारा जाए। अब हाई प्रोफाइल वो कौन कौन सी सीटें होंगी नीरज, जिनके नामों का ऐलान आज किया जाएगा, जरा उस पर भी नजर डालिए। देखिए, बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो बनारस सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। लखनऊ बहुत हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि वहाँ से रक्षा मंत्री चुनाव लड़ते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं, इसलिए वो बहुत हाई प्रोफाइल है। सुल्तानपुर सीट पर सबकी नज़र है क्योंकि मेनका गांधी चुनाव वहाँ से लड़ती हैं। पीलीभीत इसलिए कि वरुण गांधी वहाँ से चुनाव जीतती आई हैं। नोएडा भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। मथुरा इसलिए कि वहाँ से हेमा मालिनी चुनाव लड़ती हैं। अब देखना ये होगा कि जो मैंने मतलब कुछ नाम तो इसमें बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन मेनका गांधी के नाम पर अभी भी संशय है, वरुण गांधी के नाम पर अभी भी संशय है। इसके अलावा भी बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ते हैं तो वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट है और उसको गृह मंत्री को चुनाव फिर से लड़ना है, उनको उस सीट से बड़ा लगाव भी है। तो ये सारी ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मोस्ट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। तो इन सीटों का आज की लिस्ट में आना मस्ट माना जा रहा है कि ये सारी
सारी सीटें आएंगी ही आएंगी। इनके जो नेता हैं वो पहली लिस्ट में आएंगे ही आएंगे। अब देखना, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उड़ीसा के वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, पुरी से संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना जा रहा है ये जो ऐसी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी आज इन सीटों को सार्वजनिक कर देगी, यहाँ से उम्मीदवारी तय कर देगी, ताकि जो है सबके मन में जो संशय है, जो मन में किसी के कोई थोड़ा सा भी संशय है वो दूर हो जाए। प्लस बहुत सारी ऐसी, जैसे मैंने यार संबलपुर और उड़ीसा दोनों का नाम लिया, तो दोनों में भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान पिछला चुनाव ही नहीं लड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा के रास्ते गए, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा चुनाव हार गए थे, तो इसलिए उन दोनों सीटों को इस बार रिलीज कर दिया जाएगा पहले, क्योंकि वहाँ पर तैयारी करनी है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर अभी थोड़ी देर में माना जा रहा है कि पहली ही सूची में वो सारे नाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल दिल्ली की जहाँ तक बात करें, दिल्ली की 7 सीटें हैं और 7 की 7 हाई प्रोफाइल सीटें मानी जाती है। लेकिन इन 7 सीटों को फिलहाल मेरी जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने होल्ड किया है, क्योंकि माना जा रहा है अगली जो बैठक होगी उनमें क्लियर करें। कई सीटों में कई अलग अलग नाम आए, कुछ नामों को लेकर थोड़ा सा आपत्ति भी है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर तैयारी के मामले में आप देखें तो सबसे आगे नज़र आती है। अपने लोगों को न सिर्फ जो है चुनाव के लिए तैयार भी करती है, लोगों को साल भर पहले से भेज भी देती है सीटों में। यहाँ पर एक बात बहुत बताना ज़रूरी है, जब लोगों ने लोकसभा चुनाव के बारे में सोचा भी नहीं था कि चुनाव में क्या होगा, कैसे प्रोसेस करेंगे, किन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनका समझौता होगा, गठबंधन में कौन कौन से दल रहेंगे, उस समय ही भारतीय जनता पार्टी यानी 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश भर की करीब 160 ऐसी सीटें हैं उनको उन्होंने चिन्हित किया और बाकायदा 4-4 सीटों का एक क्लस्टर तैयार किया। और उन 4-4 सीटों के क्लस्टर में एक सीनियर लीडरशिप यानी सेंट्रल से केंद्रीय मंत्री स्तर का या राष्ट्रीय महासचिव स्तर का एक नेता उस क्लस्टर का प्रभारी बनाया। कई बड़े जो नेता थे उनको एक के बजाय 2-2, 3-3 क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया और उनके नीचे स्टेट का एक बड़ा नेता लगाया गया, जिले का नेता लगाया गया, जिले की एक टीम बनाई गई। और सिर्फ ये वो सीटें थी जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 दोनों चुनाव नहीं जीत पाई थी, या ऐसी सीटें थी जिनमें जीत का मार्जिन 1000, 2000, 10,000, 15,000 के आसपास रहा हो। भाजपा का प्लान ये था कि अगर बाय द वे हमारी जो जीती हुई 303 सीटें हैं, अगर हम मान भी लेते हैं कि उसमें 20-30 सीटें हम हारने की कंडीशन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं कि जब आपका सांसद चुनाव 5 साल बाद लड़ने जाता है तो उसकी अलोकप्रियता हो जाती है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ऐसे में भाजपा कैसे बैकअप करेगी और अपने लक्ष्य को कैसे पाएगी, उसके लिए उसने देश भर की ऐसी 160 सीटें चिन्हित कर ली जहां वो कभी जीत ही नहीं पाए थे। चाहे वो साउथ की सीट ले लो, बंगाल की सीट ले लो, उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीट ले लो, या दूसरे राज्यों की सीटें हों जहां वो कभी जीत ही नहीं पाए थे। तो भाजपा ने उन 160 सीटों को क्लस्टर में डिवाइड किया, 1.5 साल पहले काम शुरू किया और उसकी हर महीने उन पदाधिकारियों की मीटिंग लेना शुरू किया। और उनका प्लान सिर्फ ये था कि अपने संगठन को उस लोकसभा सीट में नीचे तक ले जाना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ उनको मिल रहा है उसके बारे में बताना, समझाना और ये तय करना, इंश्योर करना कि जो आदमी हमसे लाभ ले रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, उसको कैसे वोट के रूप में अपने साथ कन्वर्ट किया जाए, अपने साथ जोड़ा जाए। तो ये बहुत एक लंबे प्रोसेस के साथ भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल से काम कर रही है। और भाजपा का मानना है कि यदि उन 160 सीटों में वो 60 सीटें भी जीत जाते हैं तो उनका जो फिगर जो 303 का है, इनका मानना है कि वो हम खींच के 370 के पार ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल से जो कहा था कि इस बार 370 सीटों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत सोच समझकर बहुत साधने के लिए नीरज जो आप जानकारी भी दे रहे हैं कि बहुत सारे सर्वेज भी किए जाते हैं, ग्राउंड से फीडबैक भी लिया जाता है, मंत्रियों को ग्राउंड पर भेजा भी जाता है और देखा जाता है कि जो मौजूदा सांसद है उसकी लोकप्रियता कितनी है, उसमें कमी आई है या फिर उसमें इजाफा हुआ गया, और उसके आधार पर ही फिर टिकट को तय किया भी जाता है, उम्मीदवार तय किए जाते हैं, उसके बाद अनाउंस होता है। आप रहे हमारे साथ, वीरेश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। वीरेश, देखिए तमाम जिन बातों का जिक्र नीरज भी कर रहे थे उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी कई महीने पहले से की, उसके बाद अब जो अनाउंस होने जा रहा है नाम, कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उससे ये तो तय है कि बहुत सारे नाम जो बड़े होंगे वो लिस्ट से गायब भी होंगे, वो भी चौंकाएंगे, और बहुत सारे नए नाम भी लिस्ट में होंगे, वो भी चौंकाएंगे दर्शकों को।
देखिए, जो एबीपी न्यूज देख रहे हैं दर्शक हैं, वो देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे उत्तर प्रदेश पे नजर रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, बंगाल में हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। 80 सीटों वाला स्टेट है, तो लोगों के और दर्शकों की जो जिज्ञासा है उस पर ट्रू द पॉइंट आया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये सभी जानते हैं, विश्व विजेता टीम है और वो किस रूप में खेल रही है 14 से, वो पूरा देश जान रहा है। लेकिन उत्सुकता इस बात को लेकर है कि अयोध्या से कौन लड़ेगा। अयोध्या से लल्लू सिंह लड़ेंगे, रीता बहुगुणा प्रयागराज जोशी से नहीं लड़ेंगी। वहां पे कौन लड़ेगा? वहां से जो नंदी हैं, उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी, वो फ्रंट रनर है, सबसे आगे। तो उत्सुकता दर्शकों को इस बात में है कि कौन किससे कहां लड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि केवल 12 लोगों के टिकट कटेंगे, 2 से 3 जो इधर से उधर होंगे। और उसके कारण क्या है, बड़ा दिलचस्प है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस सांसद को शिफ्ट किया जाएगा उसका कारण, एक उदाहरण आपको बताता हूं। बस्ती में समाजवादी पार्टी ने राम प्रसाद चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। बावजूद इसके राम प्रसाद चौधरी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अगर राम प्रसाद चौधरी आते हैं बस्ती में तो भाजपा उनको। अब दूसरे जो प्रत्याशी घोषित जगहों पर किए जा चुके हैं वीरेश, वहां पर भी अब बीजेपी किस तरीके से अपने कैंडिडेट को किस आधार पर उतारती है उस पर भी लगातार नजर होगी। आशीष का रुख कर लेते हैं, बेंगलुरु से वो हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, वहां से कितनी चर्चाएं, कितनी हलचल, क्या जानकारी आपको मिल रही है? कहां पर किसका पत्ता कटेगा, किसको मौका मिलेगा, क्या सुगबुगाहट वहां चल रही है? देखिए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। ख़ास बात यह कि प्रहलाद जोशी जो हैं तो कर्नाटक से मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, काफ़ी वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं मौजूदा सरकार में। ये दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन ये दोनों इस लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रहलाद जोशी का बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बयान आया था कर्नाटक को लेकर। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि वो कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगे या वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला हाईकमान करेगा, सेंट्रल लीडरशिप करेगी। लेकिन इन दोनों के चुनाव लड़ने की संभावना उन्होंने जताई थी। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, कुल 42 सीटें, 17 सीटें तेलंगाना में हैं, 25 सीटें आंध्र प्रदेश में। 17 सीटों पर हमारे पास जो जानकारी है, करीब 15 से 16 सीटों पर टिकट अनाउंस ऑलमोस्ट फाइनल है, नाम तय है। 1-2 कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सारे कैंडिडेट तय किए जा चुके हैं। इसको लेकर मीटिंग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।